अब चेन इन पीएसआर में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को कैसे ट्रीट करेंगे। अब देखो जनरल रिजर्व को कैसे ट्रीट करेंगे। मान लिया ए और बी दो पार्टनर है, इनकी रेशो है 3:2, ठीक है, और ओल्ड रेशो, और न्यू रेशो ए और बी की है 5:4, और इनके पास जनरल रिजर्व पड़ा है 90,000 जनरल रिजर्व। पहली बात जनरल रिजर्व क्या होता है मैं समझा दूं आपको। जनरल रिजर्व मतलब कि जब ए और बी बिजनेस करते हैं तो वो प्रॉफिट में से कुछ पार्ट बचा बचा के साइड में रख लेते हैं कि बुरे वक्त में काम आएगा, बाद में कभी फ्यूचर में कुछ अनसर्टेनिटीज होंगी, कुछ लॉसेज होंगे तो उसमें काम आ जाएगा। तो अब बहुत पहले से वो जनरल रिजर्व बचाते आ रहे हैं। 90,000 रेशो, 90,000 उन्होंने बचा लिया और 3 स्टूडेंट की रेशो है आज। अब वो चाहते हैं रेशो चेंज करके 5:4 न्यू रेशो करना। तो ये 90,000 जब कमाया था तब रेशो क्या थी? ऑब्वियसली 3:2 है ना। 3:2 में ही उन्होंने जनरल रिजर्व प्रॉफिट जब शेयर करते थे जनरल रिजर्व बचाते थे। तो ये 90,000 तब कमाया था जब रेशो 3:2 थी। आज अब रेशो चेंज करके 5:4 करना चाहते हैं, तो अब इस जनरल रिजर्व का क्या करें? क्या जनरल रिजर्व को 3:2 में बांट के खत्म कर दें और फिर बाद में 5:4 रेशो शुरू करें? यही होना चाहिए ना, क्योंकि ये जनरल रिजर्व तो उस टाइम पीरियड का है जब रेशो 3:2 होती थी। आज एट प्रेजेंट, अब आज के बाद से ये चाहते हैं कि इनकी रेशो 5:4 हो जाए। तो ऑब्वियसली इनके लिए सही यही रहेगा कि इस 90,000 रुपए को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करें और फिर कहें कि हाँ जी आप रेशो चेंज करनी है कर लो। तो यानी कि जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड व्हेन, ये केस 1 है, व्हेन जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर लो। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। अभी जनरल रिजर्व तो ए और बी का है ना, उसको फायदा करेगा ए और बी को। ए इज कैपिटल तो बी इज कैपिटल। 90,000 जनरल रिजर्व उठाया, 3:2 पे बांट लेंगे। 3:2 हो गया 54,000 और 36,000। ये जनरल रिजर्व उन्होंने बांट लिया। अब दूसरा, when they do not want to distribute जनरल रिजर्व। केस 2। अब केस 2 में चाहते हैं कि हम जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट ना करें, यानी कि जनरल रिजर्व जैसा है ऐसे का ऐसे पड़ा रहे। तो ऐसे का ऐसे पड़ा रहे तो देखो, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया कि 90,000 ये उस समय का जनरल रिजर्व है जब इनकी रेशो 3:2 होती थी। अब रेशो 5:4 हो जाएगी। तो 5:4 हो जाएगी तो यानी कि किसी एक को गेन हो जाएगा, किसी एक को प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि जो 90 अब जैसे बटना था अब तो ठीक था, लेकिन अगर ये 5:4 हो गया उसके बाद जनरल रिजर्व बटा तो यानी कि किसी एक को नुकसान होगा, किसी एक को फायदा ना। तो इसीलिए अगर ये जनरल रिजर्व को बांट लें तो बहुत अच्छी बात है। रेशो चेंज करने से पहले बांट लो, बहुत अच्छी बात है। नहीं बांटा, अगर चाहते कि नहीं बांटे तो जिसको गेन होगा 5:4 होने से वो ज्यादा इसमें हिस्सेदार बन जाएगा ना। तो क्या होगा, जिसको गेन होगा उससे ले लेंगे, जिसको सेक्रीफाइस करेगा उसको दे देंगे। एग्जाम्पल मैं बताता हूं कैसे। जैसे ए की सेक्रीफाइसिंग निकाल के कितनी आई, ओल्ड माइनस न्यू, कितना हो गया ये 45, 27, 25, 2/45 ये कर रहा है सेक्रीफाइस। रेशो चेंज होने से ए सेक्रीफाइस करेगा। बी की सेक्रीफाइसिंग निकालते हैं, 2/5 माइनस 4/9, 45, 18 माइनस 20 माइनस 2/45 गेन। यानी कि अगर रेशो चेंज हो जाती है तो बी गेन कर लेगा, ए सेक्रीफाइस होगा। यानी कि अगर ये बांट लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं बांटा तो ए को तो घाटा होगा 2/45 का और बी को फायदा हो जाएगा 245 का। तो इसलिए फिर ये डिसाइड करते हैं कि हम ये नहीं बांट रहे हैं, लेकिन जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको मिलना चाहिए, जो गेन कर रहा है वो उसे उसका पार्ट दे देगा। देखो कैसे,
ए सेक्रीफाइस कर रहे हैं यहां पर, तो ए को तो मिलेगा और बी गेन कर रहा है, बी देगा कितना, क्या पूरा का पूरा जनरल का नहीं, 90,000 जनरल, 90,000 का 2/45 यानी कि 4,000 बी देगा ए को। समझ में आ गया क्यों देगा? इस 4,000 का लॉजिक समझ लो। वो इसलिए बी ए को दे रहा है क्योंकि अगर ये 90,000 नहीं बांटा तो कल को बी इसमें 4,000 का ज्यादा हिस्सेदार बन जाएगा, तो वो आज ही बी जो है, क्योंकि कल को वो 4,000 ज्यादा हिस्सेदार बन जाएगा, तो आज ही 4,000 अपनी तरफ से ए को दे देता है और अब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेशो चेंज हो जाएगी। अब वो फ्यूचर में इस 5:4 में 90,000 को बांटेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी मैंने आपको ट्रीटमेंट बताई जनरल रिजर्व की, अब ट्रीटमेंट सुन लो P&L की। P&L कौन सी? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट वाला P&L। इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी? बिल्कुल सेम एज जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व की तरह। क्या बताया था मैंने जनरल रिजर्व की तरह? कि या तो ओल्ड रेशो में, केस 1 क्या बताया था, या तो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लो ओल्ड रेशो में, और दूसरा केस क्या बताया था कि गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, यही बताया था ना जनरल रिजर्व का। तो जनरल रिजर्व का भी यही था और P&L का भी यही है। इसकी भी ट्रीटमेंट यही होगी कि अगर ए और बी अपनी रेशो चेंज करना चाहते हैं, ए और बी की जैसे ओल्ड रेशो है 2:1 ओल्ड रेशो, और ए और बी चाहते हैं न्यू रेशो 3:2, तो क्या ऑप्शन होगा? या तो जनरल रिजर्व हो या P&L हो, इसमें बांट लो, डिस्ट्रीब्यूट कर लो। नहीं करना चाह, अच्छा डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री क्या होगी P&L को डिस्ट्रीब्यूट करने की? जैसे जनरल रिजर्व की एंट्री होती थी जनरल रिजर्व 2A 2B, है ना, ऐसे P&L की क्या होगी? P&L अकाउंट आ गई 2A 2B, तो या तो डिस्ट्रीब्यूट कर लो, नहीं तो फिर यही एंट्री पे आ जाओ। तो जनरल रिजर्व की ट्रीटमेंट हो या P&L की ट्रीटमेंट सेम है। ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में क्या ट्रीटमेंट करनी है? इसमें कुछ अलग अलग केसेस हैं। केस 1, व्हेन देयर इज नो क्लेम। क्लेम का मतलब क्या है? देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्यों बनाया जाता है? जैसे ए और बी पार्टनर है, उनको लगता है कि बिजनेस है, तो बिजनेस में कोई वर्कमैन जो रखे हुए हैं फैक्ट्री जैसे, तो उसमें किसी ना किसी को कोई चोट लग सकती है, तो पहले से ही ना कुछ रिजर्व बना के रखते हैं, उसे हम बोलते हैं WCR, यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। उन्होंने WCR बना के रखा हुआ है। अब वो WCR बना के तो रखा हुआ है, अब वही बात है कि ए और बी की रेशो 3:2 ओल्ड रेशो, और ए और बी चाहते हैं न्यू रेशो 4:3। तो अब क्या करें? ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रखा हुआ था इन्होंने पहले से ही, क्या करें इसका भी वही कि भाई रेशो चेंज करने जा रहे हैं। ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक प्रॉफिट की तरह ही ट्रीट करोगे। प्रॉफिट ये भी, अगर किसी वर्कमैन को चोट लग जाए तो इसमें से उसको उसकी मरहम पट्टी कर देंगे। अगर चोट नहीं लगती तो ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आखिर किसका है पैसा? अगर चोट नहीं लगती है तो ठीक है, पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे ए और बी। तो इसका मतलब यही हुआ कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी एक तरह का जनरल रिजर्व की तरह, एक तरह का P&L की तरह है। तो इसमें केस ये है कि अगर किसी को कोई चोट नहीं, कोई क्लेम नहीं देना किसी को, तो पार्टनर्स क्या करेंगे? इसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ए और बी 3:2 में, क्योंकि पहले से बनता आ रहा है वर्कमैन कंपनसेशन। जब उनकी रेशो 3:2 थी तब उन्होंने ये बनाया था, है ना। तो रेशो चेंज करने से पहले वो क्या करेंगे? इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 3:2 में। व्हेन देयर इज नो क्लेम, WCR उठाया, ए और बी आपस में ओल्ड रेशो में बांट लेंगे। केस 1 खत्म।
case 2, when there is a claim. फॉर एग्जाम्पल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 50,000 रुपए का और क्लेम है 10,000 रुपए का। अब देखो इसमें क्या होगा, when there is a claim, एक क्लेम है यानी कि किसी को चोट भी लगी है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन्होंने 50,000 का बना रखा है, 10,000 रुपए का क्लेम पड़ गया। क्लेम मतलब उसको देने पड़ गए, उसको देने पड़ेंगे। तो ये क्या करेंगे, 50,000 में से 10,000 तो नहीं बांटेंगे क्योंकि वो तो किसी वर्कर को जाएंगे, तो उस 50,000 रुपए को आपस में बांट लेंगे। WCR अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, कितना 50,000 में से गए 10,000, 40,000, वही ओल्ड रेशो में आपस में बांट लेंगे, काम खत्म। केस 3, when there is a claim। अब आप कहोगे तो भी ऊपर आया, देखो इस बार क्या कर रहा हूं मैं, WCR 50,000 रुपए का और क्लेम है 60,000 रुपए का। अब क्या करेंगे, WCR 50,000 रुपए का, क्लेम 60,000 रुपए का। अब क्या करेंगे वर्कर्स, क्लेम यहां भी था लेकिन यहां क्या था, WCR 50 का, क्लेम 10 का, तो 50 में से 10 छोड़कर 40,000 उन्होंने आपस में बांट लिया, है ना। और यहां पर देयर इज ए क्लेम है, एग्जाम्पल WCR 50 का है, क्लेम 60 का। अब क्या करेंगे, अब कुछ भी नहीं मिलने वाला ABC को, बल्कि 10,000 रुपए उनको और देना पड़ेगा AB को अपने पास से, है ना। तो क्या एंट्री होगी, एक तो WCR पूरा का पूरा खत्म, इनको नहीं मिलने वाला, A को और B को 10,000 और देने पड़ेंगे, और सारा का सारा कहां चला गया, क्लेम में। तो उसे लिखते हैं प्रोविजन फॉर वर्कमेन्स क्लेम अकाउंट। कितना, WCR तो 50 का 50 गया, A और B को कितने भुगतने पड़ेंगे, 10,000 भुगतने पड़ेंगे ना, क्योंकि क्लेम 60 का है, 50 तो WCR में पड़ा था, तो 10 A और B को भुगतने पड़ेंगे। किस रेशो में, उसी ओल्ड रेशो में। अगर वो फायदा ले रहे थे ओल्ड रेशो में, तो अगर नुकसान हो गया बाई चांस WCR में, तो वो भी ओल्ड रेशो में। तो ओल्ड रेशो में WCR मतलब A और B आपस में बियर करेंगे 10,000 और वो चला जाएगा पूरा 60,000 यहां पर। लास्ट ट्रीटमेंट है ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या होता है, जैसे कि हम कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लिया मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट की 1 लाख रुपए की, ठीक है, कहीं पे पैसा लगा दिया। अब ये तो नहीं कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 लाख ही रहेगी, ये कभी बढ़ भी जाती है, कभी कम भी हो जाती है, तो कभी फायदा हो जाता है, यानी कि इसमें कभी नुकसान हो जाता है। तो उस फायदे नुकसान के लिए हम अलग से एक फंड बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व, एक ही बात है, रिजर्व कह लो या फंड कह लो। जैसे कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 1 लाख मेरी बैलेंस शीट में, लेकिन मार्केट में इसकी वैल्यू हो गई 1,10,000। तो 10,000 पे जो बढ़ गया, मैं यहाँ बैलेंस शीट में नहीं बढ़ाऊंगा 10,000, मैं वो 10,000 का जो फायदा है ना, वो यहाँ पे रिजर्व में डाल दूंगा 10,000, भाई फायदा हो गया। अब मार्केट में इसकी वैल्यू बढ़कर हो गई 1,10 की जगह 1,15,000, 5,000 और बढ़ गया, मैं 5,000 यहाँ और बढ़ा दूंगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और बढ़ा दिया। मार्केट में इसकी वैल्यू हो गई मान लिया घटकर 1,05,000, सीधा 10,000 घट गई, मैं यहाँ पे 10,000 कम कर दूंगा। समझ में आ गया, रेट फ्लक्चुएट हो रहा है, वो फ्लक्चुएशन यहां पर हम करते रहते हैं। हम इसीलिए अलग से कुछ पैसा वो रखते हैं ताकि अगर उसका जो भी प्लस हो तो हमारे रिजर्व बढ़ जाए, माइनस हो तो घट जाए। तो ये तो था मोटिव कि हम बनाते ही क्यों है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी,